6 एफआईआर अभी तक हो चुकी हैं इस पूरे मामले में और एक्शन कैसे लिया जा रहा है ये इस वक्त नागपुर से हमारे साथ मीनाक्षी बताएंगी। मीनाक्षी बताइए, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, आप कहें कि वो तमाम सुराग सामने आएंगे कि कहां कैसे किसके कहने पर ये पूरी साजिश रची गई? बिल्कुल, देखिए जो हिंसा का मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है फहीम खान, उसकी गिरफ्तारी हो गई है और अब कोर्ट ने भी उसे भेज दिया है कस्टडी में, जहां पर पूछताछ होगी और 21 मार्च तक की जो कस्टडी मिली है तो ये तय है कि कहीं ना कहीं कुछ नाम और निकल करके सामने आ सकते हैं कि किन किन लोगों को किस किस तरीके से उसके द्वारा बुलाया गया था, किस तरीके से इस पूरी हिंसा को क्या पूर्व नियोजित तरीके से पहले से ही रच लिया गया था ताकि इस शहर को अशांत किया जा सके। देखिए, मैं जिस जगह पे खड़ी हुई हूँ ये नागपुर का सेंट्रल है। नागपुर सेंट्रल में सब दुकानें बंद है क्योंकि धारा 163 लगाई गई है और 163 यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो आवश्यक दुकानें हैं उन्हें खोला गया है, लेकिन बाकी सब कुछ बंद है। और ऐसे में आज रिव्यू मीटिंग भी होने वाली है शाम 5 बजे के लगभग, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या अभी भी 163 इंपोज करके रखना है या उसे हटाना है। लेकिन इन सब के बावजूद जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो गया है। जो गिरफ्तारियां हैं वो अभी और बढ़ते जा रही हैं। 57 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब 57 में से ये जो आंकड़ा है अभी और बढ़ सकता है क्योंकि कई ऐसे वीडियोज आ रहे हैं सामने श्वेता, जिससे लेकर के ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। उसके आधार पर ये पहचानने की कोशिश की जा रही है कि क्या उन लोगों के द्वारा उपद्रव फैलाया गया था। इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उन्हीं लोगों की धरपकड़ हो और उनकी धरपकड़ करने के साथ साथ उनसे ये पूछताछ की जा सके कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे, किस तरीके से। वो जो सोशल मीडिया का पेज है वो चलाया जा रहा था, कब से वो चलाया जा रहा था और कब से नागपुर को अशांत करने की जो साजिश है वो रची जा रही थी। ये तमाम ऐसे पहलू है जो इस दिशा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से पूरा जो एक मॉडल था वो तैयार किया गया था। 500 से 600 लोगों को अचानक से लेकर के आना ये कैसे हो सकता है। देखिए, यहाँ ये चिटनेस पार्क है और यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर जो गलियां हैं वहां पर कई गाड़ियां टूटी हुई हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर जहां पर शिवाजी चौक है, महल का वो एरिया है जहां उस दिन प्रदर्शन होता है, लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद पूरी मॉब जो आती है वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है, आगजनी करना शुरू कर देती है। खुद पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं जो ये जायजा ले रहे हैं कि क्या अब माहौल शांत है। हालांकि उनके द्वारा बताया गया था कि अब शांति है, लेकिन माहौल शांत है तो हो सकता है कि अब यहाँ से धारा 163 हटा दी जाए। लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी धरपकड़ होनी बाकी है और पुलिस इस दिशा में पूरी तरीके से कार्य करती हुई नजर आ रही है। हर चौक चौराहे पर अगर आप निकलेंगे तो नागपुर में पुलिसकर्मियों की तैनाती आपको दिख जाएगी। 100 से 200 पुलिसकर्मी वहां पर बैठे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं कि अब नागपुर में वो हालात ना बन सके जो सोमवार को बन गए थे। लेकिन अभी ऐसे कई शहर हैं जिनका सच आना बाकी है कि आखिरकार वो हिंसा के दिन किस तरीके से शामिल हुए, उन्हें किसके द्वारा भड़काया गया, किसके कहने पर वो आते हैं और ये वो बातें हैं जो अभी खुल करके सामने आना बाकी हैं। तो नागपुर हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। इस मामले में आपको बताते हैं कि कहां कैसे कब हिंसा भड़काई गई, किसके कहने पर ये पूरी प्लानिंग की गई। मास्टरमाइंड तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन कैसे सियासी कनेक्शन जोड़ रहे हैं आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। नागपुर में दंगाइयों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ और आगजनी पर हिंसा को अंजाम दिया। अब इस हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये वो खुलासा है जो पुलिस की जांच को भीड़ और साजिशकर्ताओं के आकाओं तक पहुंचा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक फहीम और शहीम खान ने हिंसा के लिए भीड़ जुटाई। करीब 400 से 500 लोग इकट्ठा किए गए। भीड़ माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। दंगाइयों ने हिंसा के दौरान अश्लीलता की सीमा भी लांघ दी। नागपुर के चिटनेस पार्क में सीए रोड पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींचने की भी कोशिश की। अश्लील टिप्पणी, इशारे किए, अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिस कर्मचारी से छेड़छाड़ की। महिला पुलिसकर्मियों ने यौन उत्पीड़न की इस हरकत की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की। उसके बाद नागपुर के गणेश पेट पुलिस स्टेशन में ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाली भीड़ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महिलाओं ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी हुई, उसको लेकर भी एफआईआर हुई है कि मॉब ने कैसे उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की, अश्लील टिप्पणी की, इशारे किए। उसको लेकर आप लोग किस तरीके से अब लीगल ओपिनियन या लीगल एक्शन ले रहे हैं? नहीं, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। आईडी जो एक्यूज है उनका आइडेंटिफिकेशन चालू है और निश्चित स्वरूप हो जाएगा।
जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, महाराष्ट्र एटीएस भी पैरेलल इंक्वायरी में जुट गई है। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर एटीएस को जांच के आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस इस लाइन पर इंक्वायरी कर रही है कि पत्थरबाजी में कोई पैटर्न तो नहीं था, क्या ये दंगा प्री प्लान तो नहीं था, क्या इस दंगे का आदेश कहीं और से आया था, या फिर लोकल लोगों के उकसाने पर ही उपद्रव हुआ। जांच स्तर पर चल रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, जिस अंदाज में औरंगजेब प्रेमी और नफरती भाईजान टूट पड़े हैं, महज कुछ ही मिनटों में बवाल हिंसा में बदल गया। मतलब साफ है कि प्लान पहले से बनाया गया था और मौका पाते ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको नागपुर हिंसा की जो क्रोनोलॉजी है वो समझा देते हैं। दरअसल हुआ क्या पूरे मामले में वो समझ लीजिए। एफआईआर के अनुसार क्या निकल के सामने आया है। एफआईआर के अनुसार फहीम शमीम खान ने थाने के सामने पहले भीड़ इकट्ठा की। भीड़ ने कुछ लोगों पर केस दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद गणेश पेट थाने में 9 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने भीड़ को समझा बुझाकर वापस भेज दिया, जिसके बाद फहीम ने लोगों को वापस बुला लिया। ये वही शख्स है जो बार बार मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। शाम 4 बजे शिवाजी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रतिमा के सामने सैकड़ों लोगों को जमा किया गया। पुलिस की अपील के बाद भी भीड़ मौके से नहीं हटी, वहीं पर मौजूद रही। मुस्लिम भीड़ ने हिंदू लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीड़ ने वहां मौजूद पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। महिला पुलिसकर्मी के साथ भी भीड़ ने अभद्रता की, अश्लीलता की, कपड़े उनके खींचे। इसके बाद गलियों में तोड़फोड़ पथराव शुरू हो गया। हंगामा यहां से शुरू हो गया और जो लोग थे वो गली में पहुंच गए, जिनके बाद आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, उपद्रव किया गया, हिंसा की गई। तो अभी तक आप क्रोनोलॉजी समझ रहे थे, अब आपको बताते हैं वो तस्वीरें जो वहां से निकलकर सामने आती हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में आज भी बवाल के वो सबूत सामने देखने को मिलते हैं और कैसे वो कॉलेज वाली गली थी जहां पर ये पूरा हिंसा का खेल देखने को मिला है। एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हमारी सहयोगी मीनाक्षी। यहाँ एक पूरी मॉब आती है और उसकी तरफ से ये पत्थरबाजी की जाती है। आगजनी की भी कई घटनाएं हुई थी। उसके बाद से किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो सुरक्षा व्यवस्था खुद बनाने के लिए पहल कर रहे हैं, वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस पूरे एरिया को यहाँ लोगों ने खुद से बंद कर दिया है। इनसे जब पूछा गया कि आखिरकार आपने ये क्यों बंद किया है, तो इनका कहना है कि देखिए, हमारे गली में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, बावजूद इसके कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं लगाई गई है। और यहाँ से बिल्कुल दूसरी तरफ दूसरे समुदाय का वो मोहल्ला लगता है जहाँ से लोगों को मॉब फिर से आने का डर है और यही वजह है कि इन लोगों ने खुद यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। कुछ लोगों से भी हम पूछते हैं, आपने यहाँ पे बैरिकेडिंग किया, आप लोगों की तरफ से की गई है? हाँ, क्योंकि अभी पुलिस सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। आप मुझे बताइए, कल पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर भी हमला हुआ है। जो हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं वही खुद सिक्योर नहीं है, तो हम कैसे सिक्योर रहेंगे। और अभी यहाँ पे बैरिकेड इनको खुद को लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस नहीं आ रही है। यहाँ पे जहाँ पे कल यहाँ पे दंगे हुए, गाड़ियाँ जलाई गई, पथराव हुआ, बम, एसिड के बम फेंके गए, तो फिर अभी कहाँ है पुलिस? अगर इन द सेंस अभी यहाँ पे ये सब लड़के नहीं रहते, सब जॉब छोड़ के यहाँ पे खड़े, तब तक खड़े रहेंगे ये। अगर ये लोग नहीं रहेंगे, दोपहर को आ जाएंगे कोई, तो फिर क्या, कौन जवाबदार रहेगा इसके लिए?